रिसेंटली हम सभी ने मार्केट्स में बहुत बड़ा करेक्शन देखा है। निफ्टी करीबन 16%, मिड कैप एंड नेक्स्ट 50 करीबन 20 से 25% गिर गए एंड हम सभी के पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं 30% से 40% तक भी गिर गए हैं। Sensex and Nifty take a hit. 94.5 lakh crore rupees of investor wealth has been wiped out. People just holding their hair and wondering what in the world should I do? When does this bleeding stop and when will the recovery start? बट ऐसी सिचुएशन में हम सभी कंफ्यूज्ड हैं कि अचानक से मार्केट में ऐसा क्या हुआ। क्या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई है? क्या मार्केट्स इतने ज्यादा ओवर वैल्यूड थे? The big question remains is that are Indian markets still overvalued or have they finally hit their fair price? क्योंकि कुछ टाइम पहले तक सभी बुलिश स्टोरी की बात कर रहे थे बट अचानक से सब बेरिश हो गए हैं। कोई बोल रहा है फॉरेन मार्केट और अट्रैक्टिव हो गए हैं। इस समय आपको और मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए अपने पोर्टफोलियो के साथ, हम सभी के मन में ये सवाल है। तो आज हम फिर कुणाल भैया के साथ हैं और समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो कुणाल भैया, अभी एग्जैक्टली इंडियन मार्केट्स में चल क्या रहा है? कहीं थोड़े महीने पहले लोग बोल रहे थे कि टाटा मोटर्स के शेयर ले लो गाड़ी छोड़ के, और अगर वो कर लिया होता तो ना गाड़ी होती ना पैसा होता। तो अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है और हमें करना क्या चाहिए? हाँ, तो देखो लास्ट 4 साल में बहुत एक अच्छा बुल रन हमने देखा कि मार्केट्स बहुत अच्छे से परफॉर्म किए। मोस्टली जिसने भी हाथ डाला मार्केट में उसने कुछ ना कुछ पैसा तो बनाया ही, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो। तो एक करेक्शन बहुत टाइम से ओवरड्यू था जो कि अब आ गया है, और कोई भी मार्केट में करेक्शन आना एक हेल्दी चीज है। तो मैं कहना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो करेक्शन देख रहे होंगे, सो फॉर देम इट्स अ गुड लर्निंग एंड दे डू नॉट नीड टू पैनिक इन दैट सेंस कि भाई मार्केट्स अभी गिर रहे हैं, हमको विड्रॉ कर लेना चाहिए। वो सब चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। रादर मैं अभी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर से मिला था, तो उन्होंने 2003-4 से इन्वेस्टिंग करनी शुरू की थी। तो 2008 तक उन्होंने बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया था, और 8 के फॉल में उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी रेड देखा था, तो उन्होंने सब बेच दिया था उस समय। तो बहुत बड़ा लॉस देखा उन्होंने। फिर वापस रिकवर करके 1 साल में तो उनको लगा कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, वापस उतने ही गेन्स पे मैं आ जाता 1 साल के अंदर अगर सिर्फ फोल्ड करता तो। एंड लाइकवाइज उन्होंने ही फिर ये सेम गलती 2020 में भी की, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट उन्होंने 2020 में ये गलती की कि उन्होंने और चीज़ें बाई नहीं की, और कि मार्केट गिरे हुए है वो उस भाव पे चीज़ें बाई कर ले, तो वो अगेन एक अपसाइड जो एडिशनल बन सकता था, जो अल्फा जनरेट हो सकता था, वो नहीं हो पाया। सो मार्केट जब ऐसे गिरता है तो उसको हमको हमारी अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करना चाहिए और देखना चाहिए कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो टू बिगिन विद, करेक्शन बहुत टाइम से ओवरड्यू था, और हमको ये समझना चाहिए कि इंडिया विज़िवी अदर मार्केट्स कैसा है। तो इंडियन मार्केट्स है, यूएस मार्केट्स है, चाइनीज मार्केट्स है, बहुत सारे ग्लोबली अलग अलग मार्केट्स है जहाँ पे अलग अलग तरह का पैसा चेज होता है। किसी एफआई का पैसा चेज होता है, किसी किसी कंट्री में डोमेस्टिक फ्लो अच्छा होता है। सो उस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, दैट इज नोन एज worldperatio.com। तो पी रेशो बेसिकली किसी भी स्टॉक की प्राइस और उसकी अर्निंग्स को कंपेयर करता है। तो जैसे पी रेशो प्राइस और अर्निंग्स को कंपेयर करता है, वैसे ही पी रेशो इंडाइसिस के भी होते हैं। तो वो इंडेक्स का वैल्यू और इंडेक्स में जो सारी कंपनियां हैं उनकी अर्निंग्स को कंपेयर करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का पी 15 है तो इट मींस दैट हम 15 रुपए देने को रेडी है टू अर्न दैट 1 रुपी ऑफ अर्निंग्स। तो कंपनी के लेवल में हम कंपनी के 1 रुपए की अर्निंग अर्न कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम इंडेक्स में 50 कंपनियां हैं, वो अपने वेट के हिसाब से एडजस्टेड है, उसका 1 रुपया अर्न करने के लिए कितना पैसा दे रहे हैं वो हमारे इंडेक्स का पी हो जाता है। तो हम ये शीट अगर देखते हैं तो आप देखिए ये हमने अरेंज की हुई है शीट। इन व्हाट सेंस? हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की हुई है पी रेशो में। तो जितना ज्यादा पी रेशो उतना वैल्यूएशन ज्यादा है। तो सबसे महंगा कंट्री कौन सा लग रहा है आपको यहाँ पे? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड 25 का पी मल्टीपल है। लेकिन अगर आप एवरेज बेसिस पे देखो कि ये जो 25 का मल्टीपल है 5 ईयर के बेसिस पे, 10 साल के बेसिस पे, 20 साल के बेसिस पे, ये एक फेयर नंबर है। मतलब उस देश में ये मल्टीपल मिलता ही है जनरली उसके मार्केट को। उसका कारण एक सिंपल सा हो सकता है कि उस कंट्री में ग्रोथ रेट अच्छी है तभी मिलता है, या फिर रिस्क बहुत कम है। तो जितना रिस्क कम है, जितना रेगुलेटरी ईजनिंग है, सारी चीजें, तो पी मल्टीपल बेटर होता है। ग्रोथ रेट अगर अच्छी होती है तो पी मल्टीपल बेटर होता है। लाइकवाइज सेकंड आपको कौन सा दिख रहा है? यूएस दिख रहा है। तो देखो 5 साल के एवरेज में दिख रहा है हमको सीधा सीधा क्या है? ओवर वैल्यूड। और 10 और 20 साल के एवरेज के सामने देखूंगा तो ओवर वैल्यूड से भी ऊपर दिख रहा है हमको एक्सपेंसिव। इसलिए आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 मार्च को। तो हमने देखा पिछले 2-3 दिन में यूएस मार्केट्स में करेक्शन होना थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया। देन वी हैव स्विट्जरलैंड एज अ थर्ड कंट्री, एंड देन फोर्थ कंट्री हमारी कौन सी है? इंडिया। तो यहाँ पे 22.8 दिखा रहा है। तो 5 साल के पे ये फेयर है,
10 साल पे अभी भी ओवर वैल्यूड है और 20 साल पे अभी भी एक्सपेंसिव है। तो आप समझिए 15-16% करेक्ट होने के बाद भी हमारा मार्केट जो है वो 5, 10, 15 साल, 20 साल की एवरेज के बेसिस पे इतना ज़्यादा सस्ता नहीं हुआ है। देयर इज स्टिल वेरी गुड रूम फॉर इट टू करेक्ट। लाइकवाइज हमको अलग-अलग मार्केट दिखेंगे। अब इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, दैट इज ऑफ चाइना। तो हम चाइना पे जाते हैं। चाइना आपको कहाँ मिलेगा, ये रहा। तो देखो 10.11 का है, फेयर फेयर फेयर, ठीक है। लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से मल्टीपल फेयर चल रहा है। अभी मल्टीपल फेयर चल रहा है मतलब चाइना में उतनी ग्रोथ रेट नहीं है जितनी पहले थी। दूसरा प्रॉब्लम इस कंट्री को 20 का 25 का पी मल्टीपल इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये कंट्री ओपन नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि डेटा क्या है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी चल पड़ेगी, कौन सी बंद हो जाएगी, कौन सी कंपनी पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देगी। सो बहुत डर है, तो इसीलिए मल्टीपल नहीं मिल पाता है। तो अगर मैं चाइना में जा रहा हूँ तो चाइना वालों को ये 10 रुपए दूंगा 1 रुपए कमाने के लिए। मैं यूएस में जा रहा हूँ तो 25-26 रुपए देने को रेडी हूँ 1 रुपए कमाने के लिए। इंडिया में जा रहा हूँ तो 22 रुपए देने को रेडी हूँ 1 रुपए कमाने के लिए। तो फ्रॉम दैट लेंस इट इज स्टिल नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ऑलराइट, तो ये हमको एक ब्रॉडर पिक्चर बता रहा है कि हम कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट 20% करेक्ट हो गया तो अभी डाल दे पूरा, वैसा नहीं है। आपको थोड़ा बहुत और रूम दिख सकता है आराम से, जहाँ पे हमको और करेक्शन हम देख सकते हैं। तो कुणाल भैया, मुझे अभी क्या करना चाहिए? क्या मुझे मेरा पूरा पैसा अभी इंडियन मार्केट्स में डाल देना चाहिए? नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि एकदम ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं कि आप सारा डाल दो, आपको देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम स्क्रीनर पे जाते हैं। स्क्रीनर पे कंपनीज के अलावा आप इंडाइसेस के भी वैल्यूएशंस देख सकते हो। तो हम पी मल्टीपल की बात कर रहे थे, तो आपने देखा निफ्टी 50 का पी मल्टीपल 19.6 है। जो हमने उस पर्टिकुलर शीट पे देखा था वो ओवरऑल मार्केट का था। ऑलराइट, यहाँ पे निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनियां जो है उनका पी मल्टीपल साथ में 19.6 आता है। अब इसको कैसे कंपेयर करते हैं? स्टैंड अलोन बेसिस पे तो हम बोल पा रहे हैं कि हम 19 रुपए देने को रेडी है 1 रुपए की अर्निंग कमाने के लिए, बट क्या ये ज्यादा है, कम है? तो जैसे ही आप प्राइस चार्ट देखते हो ना, उसी सेम तरीके से आप स्क्रीनर पे पी चार्ट भी देख सकते हो। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पी चार्ट पे जाते हैं, पिछले 5 साल का हम नंबर देखते हैं या 10 साल का देखते हैं, तो हमको एक नंबर दिखाई दे रहा है पी मल्टीपल का कि वो कैसे मूव कर रहा है। बहुत ही सिमिलर पैटर्न। अब पी मल्टीपल एक ऐसी चीज है जो एक रेंज में रहेगी, क्योंकि वो प्राइस नहीं है, वो एक रेशो है। तो रेशो जब भी होता है तो एक रेंज में रहता है। रेशो कभी भी प्राइस की तरह ऐसा नहीं कि ऊपर जाता रहेगा या नीचे गिरता रहेगा, पूरा पूरा जीरो चले जाएगा या इन्फिनिट चले जाएगा। वो एक रेंज में रहेगा क्योंकि वो मल्टीपल है। तो जैसे कि अब 10 साल की आप फेज की बात करो तो देखो एक रेंज में ही रहा है। ये वाला जो फेज था ये कोविड का फेज था, जब अर्निंग्स एकदम ही कम हो गई थी तो ऑटोमेटिकली पी मल्टीपल बहुत तेज शूट अप हो गया था। बट देन जैसे ही अर्निंग्स आई वापस उस फेज में आ गए। तो ये पूरा फेज हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 10 साल में इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब आप देखो हर बार पी मल्टीपल ये रेंज के आसपास आने के बाद रिबाउंड किया है। फॉर एग्जांपल 2016 में 19 का हो गया था और फिर रिबाउंड किया, फिर वापस आपको कम पे मिला, फिर वापस रिबाउंड किया। फिर कोविड में जब क्रैश आया तो ये नंबर तो बहुत ही कम चला गया था, ठीक है, ये करीबन 14-15 के आसपास चला गया था, फिर वापस रिबाउंड किया। ऑलराइट, एंड देन अभी हमने 22 में छोटा सा क्रैश देखा था, तब 18-19 का पी मल्टीपल हो गया था, देन अगेन इट रिबाउंडेड। ऑलराइट, एंड रिसेंट में अभी हम लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं? हम लोग 19.6 के पी मल्टीपल पे पहुंच गए। सो ये एक जो जोन है ना 17 से 19 का रेंज, दैट इज अ वेरी गुड जोन फॉर आवर पी मल्टीपल्स टू रिबाउंड। पी मल्टीपल को बढ़ने के लिए क्या होना पड़ेगा? या तो प्राइस ऊपर जाना पड़ेगा या या तो तो अर्निंग्स कम होनी पड़ेगी। करेक्ट। तो अर्निंग्स कम होगी इंडिया में ऐसा तो नहीं दिख रहा है, हालांकि स्लगिश क्वार्टर्स रहेंगे, बहुत लो ग्रोथ रेट आएगा, वो सब दिख रहा है आने वाले एक क्वार्टर। बट उसके बाद शायद चीजें करेक्ट हो जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, पैसे का फ्लो वापस इंडियन इकोनॉमी में अच्छे से स्टार्ट हो रहा है। सो वो फ्लो वापस बेटर हो जाएगा, बट अर्निंग्स नेगेटिव हो जाएगी और मेरा पी मल्टीपल उसकी वजह से बढ़ जाएगा, वैसा कम दिख रहा है। तो प्राइस के ऊपर ही ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी, तो प्राइस यहाँ से बढ़ने लग सकता है। अब सबसे अच्छी बात क्या होगी इसमें कि एक क्वार्टर के बाद उसके बाद वाले क्वार्टर में अर्निंग्स बहुत अच्छे से ग्रो होने लग गई, तो क्या डालेगा आपके पी पे? लोअर प्रेशर डालेगा। तो प्राइस को और बढ़ना पड़ेगा ताकि वो एवरेज मेंटेन कर सके। तो आपके पास यहाँ से वैल्यूएशन जो पी मल्टीपल है उसका भी बेनिफिट है कि चलो 17-18 के पे मैं लो हिट कर जाऊंगा और फिर वहां से रिबाउंड कर जाऊंगा, और अर्निंग्स भी अगर ग्रो कर रही है तो वही पी मल्टीपल को मेंटेन करने के लिए प्राइस को भी बढ़ना पड़ जाएगा। तो द गुड पार्ट इज कि अब मुझे नहीं पता 19.7 पे ये से रिबाउंड करेगा या 18 तक टेस्ट करके आएगा फिर रिबाउंड करेगा, बट इस रेंज के आसपास 17 से 19 के आसपास रिबाउंड कर सकता है। अब 17 से 19 का भी 10% 8% का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस के लिए हमको थोड़ा सा एपेटाइट बनाना जरूरी है कि यहाँ से 6-8% भी और जा रहा है तो मुझे दिख रहा है कि फेवर में ही आ रही है, चीजें खराब नहीं हो रही। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ निफ्टी पी। अगर आप इस समय इन्वेस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो रेगुलर निफ्टी में इन्वेस्टिंग है और यहाँ पे करते हो तो आप निफ्टी में इन्वेस्ट करके निफ्टी को आउट परफॉर्म करने लग जाओगे धीरे धीरे, क्योंकि आपने सही टाइम पे थोड़ा सा बल्क बाइंग कर लिया। सो इस तरीके से इसको देखा जाता है और आप ये 5 साल और 10 साल के एवरेज पे बहुत अच्छे से
देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आई एम वेरी श्योर आपको स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस के बारे में सीखने का भी बहुत इंटरेस्ट होगा। सो कब मार्केट्स ओवर वैल्यूड है, कब अंडर वैल्यूड है, कब फेयरली वैल्यूड है, कब आपको मार्केट में पैसा डालना चाहिए, कब आपको मार्केट से पैसा निकालना चाहिए, ये सभी चीज़ आप एक प्रॉपर मेथड के साथ सीख सकते हैं। सो हमने एक कोर्स बनाया है स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस के ऊपर, जहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट रेशोज मार्केट के अराउंड कवर किए हैं, चाहे वो पी रेशो हो, पीवी रेशो हो, पेग रेशो हो, केप रेशो हो। उसी के साथ साथ हमने फॉरेन फ्लोज के बारे में भी डिस्कस किया है कि कब फॉरेन फ्लोज मार्केट्स में आ रहे हैं, कब फॉरेन फ्लोज मार्केट से जा रहे हैं, और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। एंड एट द वेरी सेम टाइम इस कोर्स में हमने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हमें बता सकते हैं कि हाँ मार्केट शायद इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, उनके बारे में भी डिस्कस किया है। तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और आप मेक श्योर करिएगा कि वीडियो एंड होने के बाद आप इस कोर्स को डेफिनेटली चेकआउट करें। और मीनवाइल चलिए हम इस वीडियो की तरफ वापस चलते हैं और समझते हैं कि स्क्रीन कैसे बना सकते हैं। तो कुणाल भैया, ये बात रही निफ्टी 50 की। हम में से कई लोग मिड कैप और स्मॉल कैप में भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट Correct. करते हैं, तो क्या हम उनको भी देख सकते हैं? बिल्कुल, तो ये हो गया निफ्टी 50। अब लार्ज कैप में पहली 100 कंपनी आती है, तो 50 कंपनियां तो यहाँ केटर हो गई। बिल्कुल। अब 51 से जो 100 कंपनी आती है वो कौन केटर करता नेक्स्ट है? 50। नेक्स्ट 50 केटर करता है। तो वो नेक्स्ट 50 का भी देखते हैं हम। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे ETFs भी दिखते हैं हमको, बट हमको इंडेक्स पे ही जाना है ताकि हमको सही से नंबर पता चले। आज ही नेक्स्ट 50 2.5% बढ़ा है, और इट कुड बी राइज आफ्टर कंटिन्यूअस फॉल्स, तो हम उसको नहीं देखते हैं। 20.7 के मल्टीपल पे नेक्स्ट 50 मिल रहा है। ऑलराइट, अब इसमें भी सेम ही लॉजिक हमको लगाना है, पी रेशो पे जाना है, पिछले 5 साल 10 साल का नंबर देखना है, और देखना है कैसे वर्कआउट हो रहा है। अब देखो, वापस जून में जब गिरा तो 18.5 से रिकवरी मारा। ठीक है, फिर वापस हमको यहाँ पे 20-22 के आसपास 23 में गिरा, फिर रिकवरी मारा। फिर यहाँ पे अभी हमको दिख रहा है कि इन दिनों में गिर गिर के कहाँ चला गया, 22.7 पे। तो नेक्स्ट 50 तो एक ऐसे जोन में आ गया जहां से रिकवरी दिख रही है बेस्ड ऑन प्रीवियस नंबर्स। खाली करीबन करीबन हमको अगर 2022 के नंबर से कंपेयर करें तो 6-8% हमको यहाँ से और करेक्शन होता दिख सकता है एट द मैक्सिमम, अगर हम यहाँ पे भी एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो फंडामेंटल टेक्निकल को थोड़ा सा मिक्स करके हम यहाँ पे समझते वाली चीज है। तो इस तरीके से वर्कआउट होता है। 10 साल का चार्ट भी आप देखो तो ये अगेन कोविड का फेज है, तो यहाँ पे इसको इग्नोर करते हैं। ऑलराइट, और नीचे वाले साइड में हम देखते हैं कि देखो आपको 20-21 से बहुत अच्छा रिवर्सल हमने हर बार देखा है यहाँ पे। सो निफ्टी नेक्स्ट 50 एक ऐसा इंडेक्स ऐसा दिख रहा है जिसने बहुत अच्छा फॉल भी लिया है। अगर आप प्राइस की बात करो तो आप देखो 6 महीने में ये काफी गिरा है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 25% के आसपास गिरा है पिछले 6 महीने में। सो द फॉल हैज बीन द माइटीएस्ट इन निफ्टी नेक्स्ट 50। इट इज एज गुड एज मिड कैप एंड स्मॉल कैप, लेकिन वो अपने पर्टिकुलरली बॉटम लाइन वाली रेंज पे आने लग गया है। अब यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, अगर अर्निंग्स नेगेटिवली इंपैक्ट होती है तो पी मल्टीपल शूट अप हो रहा है तो वो नेगेटिव चीज है, तो प्राइस थोड़ा सा और कम होगा, वापस वो रेंज में लाने की कोशिश करेगा। बट अर्निंग स्टेबल भी रहती है और थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है आफ्टर 1 क्वार्टर, देन ऑटोमेटिकली सेम पी पे वो आपको जो प्राइस इंक्रीज है वो ज्यादा दिखता रहेगा। सो उस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि नेक्स्ट 50 में भी अपॉर्चुनिटी है। आपने नेक्स्ट चीज हमको पूछी स्मॉल कैप। अब प्रॉब्लम कहाँ है ना, इंडिया के स्मॉल कैप इंडेक्स में प्रॉब्लम है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 है, अब 250 भी देख सकते हो। ऑलराइट, 25.3 का मल्टीपल है। ऑलराइट, एट दिस मोमेंट इट इज 25.3। द प्रॉब्लम इज बॉटम्स बहुत नीचे बने हुए, 16, 17, 18 के भी बॉटम्स हमको दिख रहे हैं 2022-23 में। ऑलराइट, सो लाइकवाइज हमको उससे पहले भी कम के बॉटम्स दिखे हैं, 22-23 के दिखे हैं यहाँ पे हमको 18 का दिखा है। देयर इज 2020, तो उसको इग्नोर करते हैं। बट ये वाले फेज में आप देखो हमको बहुत कम पी मल्टीपल्स देखने को भी मिले हैं फॉर निफ्टी स्मॉल कैप। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो रैली आया था स्मॉल कैप में फ्रॉम अर्ली अप्रैल टू 2024 एंड, वो कैसा रैली था? सिर्फ प्राइस का रैली था, क्योंकि 16-17 के मल्टीपल की चीज आपकी हुई थी 30 की, तो मतलब डबल हुआ प्राइस, डबल हुआ पी मल्टीपल, प्राइस डबल हुआ होगा, अर्निंग्स थोड़ी सी बढ़ी होगी, तो वहां पे वो प्राइस पे ज्यादा, प्राइस की वजह से ज्यादा आपका पूरा पी मल्टीपल में इम्पैक्ट है, अर्निंग्स तो इतनी बढ़ी नहीं, तो यहाँ पे वो आपका करेक्शन होते हुए दिख रहा है। और अभी भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि आपको बहुत एक अच्छा लुक्रेटिव पी मल्टीपल दिख रहा है स्मॉल कैप के लिए। हो सकता है अगर अर्निंग्स बहुत तेजी से बढ़ जाए तो ये पी मल्टीपल को नीचे कर दे और वो लुक्रेटिव बन जाए, बट ऐसा होता दिख नहीं रहा। सो दैट इज वन थिंग दैट आई एम वरीड अबाउट, दैट द लार्ज कैप्स माइट स्टॉप फॉलिंग, बट स्मॉल मिड कैप में शायद वो फॉल कंटिन्यू हो सकता है अगर अर्निंग्स हमको दिखी नहीं आने वाले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में। तो एक तरीका होता है देखने का। और इसी के साथ साथ हमको ये भी समझना जरूरी है कि क्यों फॉरेन प्लेयर्स ने पैसा इतना विड्रॉ किया और वो क्यों एक लूप बन गया कि वो वहाँ विड्रॉ करते ही जा रहे। आज 5 या 6 महीने हो गए कंटिन्यूसली एफआई सेल ही कर रहे, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। उसके लिए हम लोग एक शीट पे आते हैं।
अब मैं आपको कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है, आपको उसके आंसर्स देने हैं। पिछले साल की शुरुआत कहाँ पे हुई? जनवरी 24। ठीक है, तो आपके पास मान लेते हैं $1,00,000 है, दैट इज ठीक है। $100,000। उस समय एक्चुअल एक्सचेंज रेट जो चल रहा था हमारा वो 83 था। तो आप इंडिया में वो पैसे लेके आ रहे हो, तो आप कितना रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो इंडिया में? 83 लाख। 83 लाख कर सकते हो, ठीक है, 83 लाख आप कर सकते हो। तब से लेके मान लेते हैं जैन 25 तक का एक्चुअल रिटर्न सेंसेक्स का ये 6% जितना रहा है। तो Okay. आपका 83 लाख करीबन करीबन आप देख पा रहे हो कितना ग्रो किया, 87.98 लाख ग्रो किया। बिल्कुल। ठीक है, अब आप रहते यूएस में हो, आप डॉलर लेके आए थे, तो आपका क्या मोटिव रहेगा कि भाई पैसे वापस लेके जाने। बिल्कुल। ऑलराइट, पैसे वापस लेके जाने हैं, तो कितने पैसे एडिशनल आप लेके जा पा रहे हो रुपीज टर्म्स में? 4.98 लाख। ठीक है, क्योंकि आपने कैसे किया होगा, 87.98 लाख माइनस 83 लाख किया होगा, तो 4.98 लाख आप वापस लेके जा रहे हो। क्या आपको गवर्नमेंट पूरा पैसे ले जाने देगी? नहीं, टैक्स लगेगा पूरा। कितना टैक्स लगेगा? 12.5। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12.5% लगता है। सिंप्लिसिटी के लिए हम एक बार के लिए 10% लेते हैं, तो कितना टैक्स आता है आपका? 49,800, उसमें हमने गेन्स पे लगा दिया। तो नेट रिटर्न आपका कितना बचा? 498 में से आपने ही माइनस कर दिया। अब परसेंटेज टर्म्स में यही 6% आपका 5.4% हो गया। अब दिक्कत क्या है, आपको ले जाने कितने हैं वापस? आपके 83 लाख प्लस कैपिटल गेन्स देने के बाद 4.48 लाख, तो ये जोड़ के कितना बना? 87.48 लाख आपको वापस लेके जाने। लेकिन ले जाने टाइम आपको नई एक्सचेंज रेट लगेगी। तो आपकी एक्सचेंज रेट कितनी थी पहले? 83। अब आपकी एक्सचेंज रेट, एक्चुअल एक्सचेंज रेट है जैन फेब की 86.95। तो अब ये 87.48 को इससे क्या करना रहेगा? हमको डिवाइड करना रहेगा। तो डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना डॉलर आ रहा है? 1,611। $611। अब रिटर्न कैलकुलेट करो, कितना आया आपका रिटर्न? केवल 0.61। तो बेसिकली 6% रिटर्न जो सेंसेक्स ने कमाया वो आपको यूएस में ट्रांसलेट हो रहा है कितने में? 0.61% में ही हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, आप यूएस में बैठे हो, आप इंडिया मार्केट में आ रहे हो पैसा लेके, फिर वापस लेके जा रहे हो, पूरा हैसल कर रहे हो, और मैं आपको एक बदले में बोलूं कि यूएस मार्केट में ऑप्शन है जहाँ पे आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, 4% कमा लो, तो आप बेटर क्या करोगे? बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल, आप बॉन्ड्स में करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आता है कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी में, तो बाहर के लोग, यूएस के लोग, यूके के लोग, जहाँ पे उनकी करेंसी पे इतना प्रेशर नहीं है बट इंडिया की करेंसी पे है, तो वो लोग के लिए रिटर्न्स यहाँ पे सेंस ही नहीं बनाते। तो कल को मेरा मान लेते हैं कि सेंसेक्स 15% से भी ग्रो हुआ होता, ठीक है, तो रिटर्न कितना बन रहा है? 8.34%। तो 15% का चीज 8.34% में ही ट्रांसलेट हो पा रहा है, तो वहां पे वो फायदा जो है वो चले जाता है। तो इंडिया जब भी ये एक्सचेंज रेट का प्रॉब्लम देखता है, जैसे 2018 में भी देखा था थोड़ा सा, अभी देख रहा है, तो तब ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट नंबर टू लुक एट। इसलिए आप देखो, अक्टूबर से लेके फेब तक हमने 18 फरवरी तक का डेटा निकाला है, अक्टूबर से लेके फेब तक हर महीने विड्रॉल हुआ है। 1,14,000 करोड़ का, 45,000 करोड़ का, 16,000 का, 87,000 का, 28,000 का, एवरी मंथ देयर हैज बीन अ विड्रॉल। और आप देखो, लॉस उनके लिए, FIIs के लिए बढ़ता ही जा रहा है, नॉट जस्ट बिकॉज द सेंसेक्स इज फॉलिंग बट ऑल्सो बिकॉज द एक्सचेंज रेट इज गोइंग डाउन। ठीक है, 84 की एक्सचेंज रेट पे अक्टूबर में विड्रॉ कर पा रहे थे, अब वो लोग देख रहे भाई अब तो 2.7 रुपीज और ज्यादा हो गया है, विच इज अ वेरी गुड 2.5-3% इंक्रीज इन द रेट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझने के लिए कि कैसे वर्क करता है ये। तो कुणाल भैया, फिर FIIs कब वापस आएंगे और कब वापस से इंडियन मार्केट्स में एक हम अच्छी रैली देख सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो FIIs के लिए वापस आने के लिए एक तो वैल्यूएशन बहुत फेवरेबल होने पड़ेंगे, इसलिए हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में वैल्यूएशंस को समझा कि ओवरऑल मार्केट्स में वैल्यूएशन कैसे है कैसे नहीं है, तो वो समझा। अभी हमको दिख रहा है कि फेवरेबल जोन में हम शायद एंटर कर जाएंगे थोड़े टाइम बाद, तो वो एक बार हो जाएगा। उसके बाद हमको दिख रहा होगा कि बॉटम से ही ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स को वापस पहुंचने के लिए 20-25% इंक्रीज होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 16% गिरा हुआ है कोई चीज, तो उसको 20% बढ़ना पड़ेगा, तो 20% का वो अपसाइड प्लस अर्निंग्स आ रही है उसका अपसाइड। तो जब ये 30% का मुझे रैली दिखने लगेगा तो आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 30% का रैली अगर आता भी कोई साल में बॉटम से, ठीक है, तो यहाँ से एज ए फॉरेन इन्वेस्टर आप कितना लेके जा पा रहे हो? 21.23%, गिवन ये एक्सचेंज रेट में डिप आ रहा है फिर भी। तो अगर मान ले तो एक्सचेंज रेट में डिप नहीं आता, फॉर एग्जांपल 83 का 83 रहता, तो आपका रिटर्न और बढ़ जाता। तो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपका दो चीज वर्कआउट हो जाए। वन इज कि एक्सचेंज हम देख रहे हैं अब स्टेबलाइज हो गई है, पहले हम रोज देखते थे 0.2 रुपीज, 0.3, 0.4 ऐसे डिप्रिशिएट होते जा रहा है, ठीक है, तो वो अब नहीं हो रहा है। 87 पे हम देख पा रहे हैं कि हाँ मोटा मोटी स्टेबलाइज हुआ है। तो वो एक जब तक 2 महीने 3 महीने स्टेबलाइज रहेगा तो हमको एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, दैट विल बी नंबर वन। Second will be your valuations. The valuations become comfortable. That will be your number two.
एंड वन मोर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब बाहर का पैसा आता है ना तो वो लार्ज कैप्स में आता है। बाहर का पैसा बहुत कम होगा कि आपको स्मॉल मिड कैप में एलोकेट हुआ होगा। लोग कंट्री पे बुलिश होते हैं, तो कंट्री पे बुलिश होते हैं तो उसका प्राइम इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज आप यूएस में जाके इन्वेस्ट करो तो कहाँ करोगे? इंडेक्स में करेंगे तो कौन सा इंडेक्स है वहाँ पे? S&P और नास्डैक है। ठीक है, वहाँ पे करोगे आप इन्वेस्ट तो डाउ जोन्स है तीसरा, लेकिन S&P और नैस्डैक ज्यादा फेवरेबल इंडाइसेस है जहाँ पे इन्वेस्ट होता है, तो वहाँ पे करते हैं क्योंकि आप यूएस की ओवरऑल मार्केट पे बुलिश हो। या ज्यादा से ज्यादा अपने फैंग में कर लिया होता है कि टेक कंपनी में कर लिया, ठीक है। आप मिड कैप स्मॉल कैप वहाँ पे ढूंढने नहीं जाते। वैसे एफआईआईज भी इतना एफर्ट नहीं डालते क्योंकि एक तो उनका कैपिटल भी ज्यादा होता है, तो स्मॉल मिड में डालेंगे तो कंपनी उतना ले ही नहीं पाएगी कैपिटल। सो दैट इज वन थिंग। तो इसलिए लार्ज कैप्स बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत एफआईआई का फ्लो इंपॉर्टेंट होता है, तो क्योंकि उसमें एफआईआई अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करते हैं अलॉन्ग विद डीआईआईज। स्मॉल मिड कैप में रिटेलर्स भी आ जाते हैं, डीआईआईज भी आ जाते हैं, तो वहाँ पे मूवमेंट उनकी वजह से आ सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत लार्ज कैप को मूव करने के लिए एफआईआई का हेल्प लगता है क्योंकि एक तो उनका स्टॉक्स का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होता है, तो 10 हाथ साथ में लगते हैं उसको मूव कराने के लिए, तब जाके वो मूवमेंट आ पाता है। तो ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो कुणाल भैया, इस समय एक इन्वेस्टर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या हम स्टॉक्स पे स्टिक रहें, या तो फिर हम ETFs बाय करें, इंडाइसेस बाय करें, या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें? तो देखो, क्वालिटी स्टॉक्स आपने लिए हुए वो आपको सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, तो दैट इज वेरी गुड। आप क्वालिटी कैसे समझ सकते हो? फंडामेंटली आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा, दैट इज वन थिंग। लेकिन एक सेकंड ऑल्टरनेटिव और वेरी गुड मेथड इज इंडेक्स इन्वेस्टिंग। अब इंडेक्स इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी हो सकती है, ETFs के थ्रू भी हो सकती है। आप स्मॉल कैप में भी कर सकते हो इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कर सकते हो ETF म्यूचुअल फंड के थ्रू। आप मिड कैप में भी कर सकते हो, लार्ज में भी कर सकते हो। अलग अलग AMCs के अलग अलग फंड्स अवेलेबल है, सो दैट इज वन ऑप्शन दैट इज अवेलेबल। अब द बेस्ट पार्ट अबाउट इंडेक्स और ETF राइट नाउ इज कि जैसे ही मार्केट रिकवर करता है तो ये 20-30% तो ऑल टाइम हाई बनाने में भी हमको मिल जाएगा। मार्केट इज एन ऑल टाइम हाई मेकिंग मशीन, मतलब आज नहीं तो कल वो ऑल टाइम हाई बनाएगा क्योंकि सारे मोमेंटम बेस्ड आपके इंडाइसेस है। तो कुछ खराब चीज परफॉर्म होगी तो निकल जाएगा, अच्छा आएगा तो वो जुड़ जाएगा और उसको आगे लेके जाएगा, तो अच्छा तो परफॉर्म करेगा इंडेक्स। तो यहाँ से क्यों ना आप वो 20-25% खा लो आराम से, क्योंकि रिस्क बहुत कम है। डाउन साइड हमको दिख रहा है 5-8% का होगा, बट अपसाइड ज्यादा हो सकता है। सो दैट इज अ वेरी गुड मेथड। ऑन द स्टॉक फ्रंट हमको समझना पड़ेगा कि कौन सी थीम वर्क की है, कौन सी थीम आगे वर्क करेगी। सो ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे आप ये एनालाइज कर सकते हो कि हाँ भाई, ये कंपनियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है और ये कंपनी का लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इस समय पे प्राइस नहीं बढ़ता है पर परफॉर्मेंस आते रहता है। तो एक कंपनी है, मैं ट्रैक कर रहा था, टेक्सटाइल्स में है। टेक्सटाइल्स में यूएस में टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करती है। सो लोग कमेंट सेक्शन में वो गेस कर सकते हैं कंपनी का नाम। सो इन दैट केस द दिसंबर रिजल्ट्स वर आउट। द दिसंबर रिजल्ट्स वर वेरी गुड कंपेयर्ड टू लास्ट दिसंबर। सितंबर क्वार्टर से भी वो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन स्टॉक बढ़ नहीं रहा है। स्टॉक स्टेबलाइज हुआ है, मार्केट जितना फॉल नहीं किया है बट स्टेबलाइज हुआ है, कभी गिरता है कभी बढ़ता है, उसी रेंज में घूम रहा है। जैसे ही वापस एक अपटेक चालू होगा, बुलरन चालू होगा, तो वो स्टॉक सबसे तेज परफॉर्म करेगा, ये मोटा मोटी जैसे दिख रहा है। तो ऐसे तरीके के स्टॉक्स निकालो जहाँ पे अर्निंग्स आ रही है अभी, बट प्राइस आपको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है क्योंकि मार्केट का सिनेरियो ही ऐसा है। तो वो स्टॉक्स आप निकाल लोगे ना, वो सिंपल स्क्रीनर लगा के भी लगाओगे तो भी आपको मिल जाएगा काफी हद तक। क्या वो स्टॉक? ये आप खुद से स्टडी करके कर सकते हैं, और वो मैंने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक नंबर बताया था। हो सकता है कि उसके बाद के रिजल्ट खराब है, वो गिरने लग जाए, बट दैट इज ऑल सेकेंडरी। बट द पॉइंट इज कि हाउ फंडामेंटली यू कैन एनालाइज थिंग्स। फॉर एग्जांपल, if a DMart or an HUL is giving very good results and is not performing, eventually it will, और वो परफॉर्म करेगा ही करेगा। आपके HDFC बैंक, कोटक, ये सब अगर रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं पर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो इवेंचुअली हो जाएगा। मार्केट में एक सीधा सीधा सिद्धांत है, एक कोई मैंने बुक में पढ़ा था, मैं भूल गया, कि इवेंचुअली प्राइस और वैल्यू का मिलन हो ही जाता है। तो फॉर एग्जांपल, कोई चीज है जो रेगुलरली अर्निंग्स दे रही है, ठीक है, ग्रो कर रही है, बट प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब प्राइस बढ़ ही जाएगा, और प्राइस इतना बढ़ता है कि उसकी वैल्यू को भी क्रॉस कर जाता है इन मोस्ट केसेस, फिर वापस वो अपनी वैल्यू की तरफ आने लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्राइस यहाँ है, वैल्यू यहाँ पे है, तो प्राइस गिरने लगेगा और वैल्यू से भी नीचे चले जाएगा, फिर वापस वो प्राइस बढ़ के वापस वैल्यू की तरफ आने लगेगा। लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स, लोगों के इमोशंस ऐसे होते हैं कि वो प्राइस को वापस क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, फिर वापस एक एफर्ट लिया जाएगा कि उसको वैल्यू की तरफ लेके आए, वो नहीं होता। इसलिए आप देखते हो कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, ना कि ऐसे जाता है, क्योंकि लोग वो ऑप्टिमल वैल्यू खोजते ही रहते हैं, और लेकिन इतने सारे लोग ढूंढ रहे होते हैं तो कभी मिल नहीं पाती है वो। So that is the reason why the price will always tend towards value but never reach value. तो कुणाल भैया, जैसे आपने ये स्टॉक ढूंढ रखा है, वैसे स्टॉक्स मुझे भी ढूंढने हैं, तो आपका क्या प्रोसेस है, कैसे ढूंढते हो आप ये स्टॉक्स? सबसे इजी तरीका है कि मैं स्क्रीन्स रन करता हूँ, पैरामीटर्स रन डालता हूँ, उसके बाद ये देखता हूँ कि कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, और उन स्टॉक्स को मैं डीपली स्टडी करता हूँ, फिर जाके मैं कंक्लूड करता हूँ कि हाँ, वैल्यू और प्राइस में
तो डिफरेंस और अर्निंग्स अच्छी आ रही है। और बाकी लोगों को भी अगर ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढने हैं, ऐसे ही स्टॉक्स फिगर आउट करने हैं या फिर ये प्रोसेस समझना है, तो वो मेरे फ्री वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अपसोच के प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। ध्यान रहे ये कंप्लीटली फ्री है और हम इसमें वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग, मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं, कैसे हम स्क्रीन्स बना सकते हैं, कैसे हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते और हम एक अच्छा हेल्दी 1 से 2 घंटे का डिस्कशन करते हैं अराउंड मार्केट्स। एंड दिस एंटायर वेबिनार इज ओनली फॉर दोस्त जो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, इधर थ्रू स्टॉक्स, इंडेक्स और ईटीएफ्स। आई एम होपिंग ये वीडियो आपको पसंद आया हो और जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सो दैट वी कैन क्रिएट मेनी मोर सच वीडियोस फॉर यू एंड टॉक डीपर अबाउट इन्वेस्टिंग।